राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले 3-4 दिनों से हमें जो है किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा और आप लोगों से जो है उतना संपर्क नहीं हो पाया जितना प्रतिदिन हमारा होता है। साथियों, आप सभी सम्मानित चिकित्सकों के परामर्श पर जो है उनकी आपकी रिक्वेस्ट पर हमने जो है एक न्यू एज बुक की जो है रचना की थी। जो हमारे नए साथी हैं, जो अभी जो है डिग्री को जिन्होंने कंप्लीट किया है और वो चिकित्सा की मार्केट में जो है अपना पदार्पण कर रहे हैं, उन साथियों के लिए, जो दूसरी पैथी के साथी हैं वो उनकी जो है उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि इलेक्ट्रोमोपैथी में कुछ करने की है, उन साथियों के लिए, और जो एक इजी ट्रीटमेंट मेथड चाहते हैं उन साथियों के लिए हमने न्यू EH बुक की रचना की थी। साथियों, ये बुक एक मास्टर गाइड के रूप में काम करती है। आपको चाहे ABCD भी क्यों ना आता हो, यदि आपने इस पुस्तक का एक बार जो है अच्छे से अध्ययन कर लिया, एक बार अच्छे से इसके जो है रिवीजन आपने कर लिया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी जो है कुछ प्रतियां शेष हैं। जिन साथियों को ये बुक चाहिए वो हमारे जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो है उस बुक का भुगतान करके जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम अपने जो है आज का वीडियो लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। साथियों, विगत पिछले कुछ वीडियो से हम जो है कैंसर डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं कोई जो है कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप भी ये सोचते होंगे कि सर ने जो है इतनी डिजीज के बारे में बता दिया है और उनके बारे में चर्चा कर ली है कैंसर के रोग से संबंधित डिजीज पर। देखिए साथियों, केवल जो है मेरा जो है अपने तजुर्बे से मैंने जो यह ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने बनाया है, और इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को यदि हम इसके अनुसार देते हैं, जीवन शैली उसकी थोड़ी सी बदल देते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता मिल सकती है। यानी कि किसी भी रोग का जो है हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम 100% इसमें जो है राइट हैं। तो हमने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि इसके अच्छे से अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है। तो साथियों, आज हमारे बहुत से जो है दोनों ग्रुपों के साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि ब्लड कैंसर पर भी जो है चर्चा हो जाए तो सर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है कुछ कैंसर डिजीज थी जो बुक में लिख पाए, हम उनको कवर नहीं कर पाए। तो हमारा ये प्रयास है कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप तक जो है इस रोग को भी जो है इस रोग के ट्रीटमेंट को और इसके विषय में आप तक जानकारी पहुंचा दें। तो साथियों, आज हम बात करते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको हम बोलते हैं। साथियों, यह रोग जो है एक रक्त से संबंधित बीमारी है, रक्त के अंदर होता है। इस रोग में जो है WBC जिसको हम बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, उनकी संख्या में जो है असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है, जो कैंसर की कोशिकाएं होती है। और ये कारण जो है ये रोग होता है जब कोशिकाओं के DNA में
अक्षति पहुंचती है, डीएनए को अक्षति पहुंच जाती है, तो तब ये ल्यूकेमिया का रोग जो है वहाँ पर उत्पन्न होता है। साथियों, हमारे ब्लड के अंदर जो है कई प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, इस प्रकार कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। लेकिन जो है ल्यूकेमिया ये केवल अभी तक हमने जहाँ तक हमारी जानकारी है वाइट ब्लड सेल के अंदर ही होता है और दूसरे में नहीं होता है। साथियों, ल्यूकेमिया जो है वो दो प्रकार का जो है इस श्रेणी में इसको बांटा गया है, एक अक्यूट और दूसरा क्रोनिक। अक्यूट में क्या है कि साथियों, अक्यूट में बड़ी तेजी से जो है फैलता है और स्थिति बिगाड़ देता है, और क्रोनिक में जो ये समय के अनुसार जो है धीरे धीरे ये बढ़ता है और उससे स्थिति बिगड़ती है। तो साथियों, इसके कारणों की अगर हम बात करें तो क्या है कि साथियों, जो डीएनए है जब वो अक्षतिग्रस्त हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल के, तब ये रोग जो है उत्पन्न होता है, उसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। कैंसर की सेल जो है साथियों, अस्थि मज्जा यानी कि बाल अवस्था के बाद में जब ब्लड बनता है, बाल्यावस्था में यानी कि 3-4 साल तक जो है जो बच्चे का जो ब्लड है वो लीवर में निर्माण होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे बाल्यावस्था से बाहर आता है बच्चा, तो उसके बाद जो है बोन मैरो में, जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, उसके अंदर रक्त का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और ये जो कैंसर की सेल्स हैं ये जो है बोन मज्जा में ही, जिसको अस्थि मज्जा में जिसको बोलते हैं, बोन मैरो में ही ये बढ़ती हैं, क्योंकि बोन मैरो एक रक्त का उत्पादन केंद्र है। तो साथियों, कैंसर की जो सेल हैं वो स्वस्थ सेल की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ती हैं, जल्दी से जो है उनकी ग्रोथ होती है, जिसके कारण जो हमारी स्वस्थ सेल हैं वो अपना पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती, और स्वस्थ सेल साथियों बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन कैंसर की सेल लंबे समय तक जीवित रहती हैं और अपना जो है इसकी प्रसार क्षमता बहुत अधिक है, असीमित है, असंतुलित है। और ये जो कैंसर की सेल हैं ये स्वस्थ सेल के कार्यों में बाधा डालती है। साथियों, अभी तक जो इसका सटीक कारण तो नहीं पाया है, फिर भी चिकित्सा विद्वानों ने इसके बारे में बताया है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो ब्लड कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे धूम्रपान है, यानी जो जिनको बोलते हैं हम चैन स्मोकर है, या जिनका मतलब पारिवारिक इतिहास रहा हो, जिनके परिवार में पहले ब्लड कैंसर हो चुका है, उसके आने वाली न्यू जनरेशन में भी जो है इस रोग के होने की संभावना जो है बहुत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त रक्त के विकार हैं, जैसे माइलोइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। एक किस्म से इसको अगर ये कहा जाए कि ये जो है प्री ल्यूकेमिया की कंडीशन है, स्टेज है, यानी कि प्री ल्यूकेमिया यानी प्रारंभिक ब्लड कैंसर की जो स्थिति है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो लोग रेडिएशन या कीमोथेरेपी के द्वारा अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उन लोगों में भी ब्लड कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई ऐसे भी जो है हार्मफुल केमिकल है, फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं, हार्मफुल केमिकलों के जो है वो संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है ब्लड कैंसर होने की संभावना रहती है। और साथियों, इन सब के बावजूद भी एक हमारे शरीर में विटामिन होते हैं जिसको हम विटामिन B17 बोलते हैं, B17 बोलते हैं।
यदि ब्लड में उसकी कमी हो जाए तो उसके कारण भी ये रोग हो सकता है। ज़्यादातर जो चिकित्सा विद्वान हैं उन्होंने ज़्यादातर यही माना है कि जो विटामिन B17 है, B17 है, ये सबसे प्रमुख कारण है ब्लड कैंसर होने का। तो साथियों, ये कुछ कारण थे। लक्षणों में क्या है कि साथियों, इसके अंदर जो है बार बार इन्फेक्शन होगा। ऐसे पेशेंट को जो है, ऐसे रोगी को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। सर्दी जुकाम है या फिर स्किन एलर्जी है या पेट की एलर्जी है, डाइजेशन सिस्टम की एलर्जी है, तो इस प्रकार की एलर्जी उनको बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि साथियों, WBC जो हमारी सवत सेल हैं, श्वेत कोशिकाएं हैं, वो हमारे शरीर को जो है संक्रमण से बचाती है, बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन जब वो सेल बहुत कम पड़ जाती हैं और कैंसर सेल ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनकी कार्य क्षमता घट जाती है, जिसके कारण हमें जो संक्रमण बहुत जल्दी पकड़ने लगता है ऐसे रोगी को। इसके अतिरिक्त साथियों, घाव हो जाते हैं और जहाँ पर फिर रक्त बहने लगता है। रक्त को जमाने का कार्य साथियों हमारे शरीर में जो है प्लेटलेट करती है, और जब व्हाइट ब्लड सेल, कैंसर की ब्लड सेल बढ़ जाती हैं तो उसके कार्य को ये प्रभावित करती हैं, प्लेटलेट के कार्य को, जो कोशिकाएं उनको प्रभावित करती है, जिसके कारण जो है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, रोगी के शरीर के अंदर जख्म होने लगते हैं और उनके अंदर से जो है खून का रिसाव होने लगता है। इसके अतिरिक्त कमजोरी महसूस होती है, थकावट ज़्यादा जो है ऐसा रोगी महसूस करता है, एनीमिया की उसको शिकायत हो जाती है, हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाता है, सांस उसको चढ़ने लगते हैं, अस्थमा जैसी उसकी कंडीशन हो जाती है, और जो है उसके जोड़ों में दर्द और पीलिया जैसे रोग भी उसको दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण उसको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के लक्षणों से जो है ऐसे रोगी को बड़ी इजीली तरीके से उसको पहचाना जा सकता है कि इसका जो है ब्लड कैंसर का शायद जो है ब्लड कैंसर इसको हो चुका है, तो तुरंत परीक्षण करवा लेना चाहिए। और साथियों, रोग की आरंभिक अवस्था में यदि इसका पता चल जाता है तो हम जो है 100% इस रोग को कवर करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा लेजी हो चुके हैं, ज़्यादा बहुत ही जो है सुस्त रहते हैं, इसके प्रति जो है उपेक्षा करते हैं, वो बीमारी को अपने शरीर में का बोझ जो है, बीमारी का बोझ ढोते रहते हैं, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कभी पेन किलर खा लिया, कभी जो है गैस का खा लिया, तो इस तरह से जो है वो अपना इलाज करते रहते हैं। लेकिन जब तक जो बीमारी है वो अपने जो है शरीर में पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा लेती है और फिर उससे जो है ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए साथियों, यदि रोग की प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल जाए, हम अवेयर हो जाए, तो इस रोग पर काफ़ी हद तक जो है हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें क्या इसमें दे सकते हैं साथियों? देखिए, सारा खेल जो है वो सेल्स का है। तो यहाँ पर जो है कैंसर की सेल ज़्यादा पनपती हैं और सवत सेल जो है वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर साथियों हमने जो है ब्लड की सेल्स के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो देखिए, रोगी का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रोंग रखना होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रोंग रखना होगा। तो उसके लिए हमने बीपी का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त BC है, एक नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, बॉडी के पेन में भी जो है रिलीफ देती है। तीसरी जो हमारी औषधि है वो C3 है। साथियों, C3 को अभी तक आपने स्किन सेल की डिजीज जो है औषधि माना है, लेकिन C3 जो है वो हमारे ब्लड के ऊपर बहुत अच्छा जो है काम करती है, ब्लड की सेल्स के ऊपर बहुत अच्छा उसकी पकड़ है। तो इसलिए वहाँ पर जो है वाइट ब्लड सेल, जो कैंसर की सेल, वो ज़्यादा बढ़ गई है और जो सवत ब्लड सेल है वो कम रह गई है। तो यहाँ पर C3 को अगर हम देते हैं तो वो बैलेंस उसका जो है नई सेल्स बना करके जो है पुरानी सेलों को वो डैमेज करके जो है उसको बाहर निकालती है।
बाहर निकाल देती है। और चौथी हमारी जो मेडिसिन है वो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमारी रक्त की मेडिसिन है और WBC RBC पूरी जो है ब्लड सेल है सबके ऊपर ये काम करती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर BP की जो है वो सबकी जो है BP की 10 ड्रॉप, BC की भी 10 ड्रॉप, C3 की 10 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 10 ड्रॉप D4 से 30 ml खाली बोतल में डालना है, बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। और इस प्रकार 50 ड्रॉप लगा करके उसको 10-10 बूंद जो है दिन में 4 बार रोगी को दें। दूसरा हमारा कंपोजिशन है साथियों, यहाँ पर जो है C1, वेनेरियो 1 और GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। C1 साथियों ये भी जो है सेल के ऊपर काम करती है। ब्लड सेल जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनको, जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करती हैं और जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको बढ़ाती है। वेनेरियो 1 इसकी एक सहयोगी औषधि है और जो हेरिडिटरी कर्म को भी तोड़ती है। जैसे बताया कि इसमें वंशानुगत बीमारी भी होती है, तो पीढ़ी दर जो है ये चलती रहती है। तो वेनेरियो 1 का हमने इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है साथियों, ये भी जो है कैंसर की बड़ी प्रसिद्ध जो है रेमेडीज है। पेन किलर का भी ये काम करती है और जो है जख्म को भी बहुत जल्दी जो है ये हील करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो है इसकी 5-5 बूंदें तीनों औषधियों की जो है 100 ml बोतल के अंदर डालना है और बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। तो साथियों इसके अंदर क्या करना है कि सुबह 5 बूंद हर 5 मिनट पर 5 ड्रॉप हर 5 मिनट पर जो है 1 घंटा तक, सुबह 1 घंटा 5-5 मिनट पर जो है 5-5 बूंदें टंग्स पर डालनी है सुबह 1 घंटा, और शाम को भी ऐसे रिपीट करना है 1 घंटा जो है खाने से पहले 5-5 मिनट पर जो है 1 घंटे तक जो है नहीं 1 घंटे में 12 बार जो है वो मेडिसिन रोगी को दें। सुबह शाम इसको देना है साथियों। और इसके अतिरिक्त देखिए साथियों, जब ये जो हमारी खराब सेल है बॉडी के अंदर है, जब उनको डैमेज करके ये बाहर निकालती है, एक्सक्रीटरी के माध्यम से बाहर निकलती हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमने जो है हमारे किडनी के फंक्शन को भी वहाँ पर बढ़ाना होगा। तो वहाँ पर जो हमारे किडनी के लिए जो देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो है फास्ट करने के लिए जो मेडिसिन है, वहाँ पर हम जो है S6, C6, C17 और F1 का हमने यहाँ पर जो है प्रयोग किया है। तो साथियों इस प्रकार से जो है प्रत्येक का जो है 15-15 ड्रॉप D3 से डायरेक्ट लेना है। ये हमारा यहाँ पर 1:9 का रेशियो बन जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन बनता है साथियों। तो इसको क्या करना है कि इसकी 10-10 बूंदें आप दिन में 4 बार भी दे सकते हैं, या फिर जो है इसके अंदर जो है 40 से 60 बूंद 1 बोतल 3 लीटर पानी में डाल करके उसको दिन में पूरा पानी पिला दें। तो साथियों ऐसे भी इसको दिया जा सकता है। और साथियों देखिए खाली दवाई से बात करने वाली नहीं है, उसका लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा। जितने भी तले भुने हुए जितने भी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व जो है इनका कोई लाभ नहीं होता है, जिसे डाइजेशन में बाधा पड़ती है, जो जिसको जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा कार्य उसका बढ़ जाता है, हमारे लीवर का कार्य बढ़ जाता है, तो ऐसे पदार्थों से जो है ना ऐसे रोगी को दूर रखें। और इसके अतिरिक्त साथियों रोगी को प्रातःकाल जो है लौकी का जूस उसको उसके अंदर जो है 5 या 6 ब्रांचेस जो है वो पुदीना की डाल करके उसमें 1 नींबू डाल करके आप रोगी को सुबह सुबह जो है उसको पिला सकते हो। उसके पश्चात में साथियों फिर रोगी को कम से कम 3 या 4 प्रकार के जो है उसको फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो, जितना उसका मतलब वजन है उस वजन के अनुसार जो है उसको दें दिन में 1 बार, खाने यानी कि लंच से पहले। तो साथियों इसके अतिरिक्त जो है पेशेंट को आप जो है टमाटो सूप भी दे सकते हो या पालक का सूप भी बना करके उसको दिया जा सकता है। और भोजन करने से पहले साथियों 3-4 प्रकार का जो है जैसे गाजर वगैरह है या टमाटर है या मूली है या खीरा वगैरह है या ककड़ी वगैरह जो भी है, तो लगभग जो है जितना उसका बॉडी वेट है
उसमें से उसका मतलब आधा। अगर 60 किलो का बॉडी वेट है तो उसको 300 ग्राम लगभग हम उसको खाने से पहले जो है उसको ये सलाद उसको खिलाएं। और साथियों, ब्लड कैंसर के अंदर जो है गाजर का जूस, जिसको हम कैरेट जूस बोलते हैं, बहुत ही लाभकारी पाया है और जो है कैंसर की सेल्स को जो है शरीर से बाहर निकालने में एक अद्भुत जो है इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो जितना ज़्यादा मात्रा में गाजर का जूस रोगी को पिला दिया जाए उतना ही उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमें रोगी का जो है खान पान का ध्यान रखते हुए उसका इलाज करना चाहिए और हमें जो है इससे काफ़ी सफलता इसके अंदर हमें मिल सकती है। तो आज के लिए हमारा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर अपनी कमेंट्स में जो है कमेंट्स दें। और आगे आपको किस विषय पर चर्चा करानी है ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो है लगभग जो है पूरी मैं कर चुका हूँ। फिर भी आप जो रोग छूट चुका है उस रोग के ऊपर, और जो ज़्यादातर जो है रोगी जिसके आते हैं और ऐसा कोई रोग छूट चुका है तो उसकी आप जो है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो है सलाह दे सकते हैं और उसका हम प्रयास करेंगे कि उस पर भी हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।